और सर फाइनल मेरी लिस्ट में सर कुछ नंबर से मेरी लिस्ट से बाहर हो जाता था। तो मुझे फाइनल से प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हुई, तो मैंने ट्यूशन्स लेने स्टार्ट किए। और हिंदी के लिए मैं बताना चाहूँगा, हिंदी की बुक एक आती है, उसमें सारे कंप्यूटर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। मैंने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा। मैंने और बहुत सारे बच्चे हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पोस्ट करते हैं किसी भी जाके कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बातचीत करेंगे पंकज जी से, जो कि अभी सेलेक्ट हुए हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कि यूपीपीसीएल के थ्रू वैकेंसी आई थी। हम इनके बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और कौन सी बुकलेट इन्होंने फॉलो करी थी, किस तरीके से प्रिपरेशन जारी रखी। क्योंकि इन्होंने हमें बताया जैसा कि इनको बीच में बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी हुआ और कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, उन प्रॉब्लम्स से कैसे इन्होंने अपने आप को उबारा, वो सारी चीजें हम बातचीत करेंगे। क्योंकि आजकल की अगर बात कर लें, जनरेशन का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा रहता वो ये कि हमारे ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती। तो हम बातचीत करते हैं पंकज जी से। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी और मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, और फिर पूछना चाहूंगा कि आपने कैसे पढ़ाई करी, और सबसे पहले जो पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो आपने मैथ्स वगैरह, इंग्लिश वगैरह और जीएस वगैरह कहाँ से और कैसे पढ़ाई करी थी। मेरा नाम पंकज वर्मा है। मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में बसरामा कस्बे से बिलोंग करता हूँ। और मैंने पढ़ाई में मैंने बीएससी कर रखा है और एमएससी कर रखा है। एमएससी आपने कर रखा है, इसका मतलब कि आपकी मैथमेटिक्स पहले से ही स्ट्रांग रही होगी। नहीं सर, एक्चुअली मैंने सर बीएससी और एमएससी मेरा बायो बैकग्राउंड से है। तो मैथ्स तो मैंने सर हाई स्कूल तक ही पढ़ रखा। मुझे याद है, मैंने शशांक क्लासेस में एडमिशन लिया था सबसे पहले। आप उस समय वहाँ पे पढ़ा रहे थे। तो मैंने सर वहाँ पे शशांक सर से पहले मैथ्स पढ़ा। उसके बाद मुझे आपके बारे में बहुत पता चला कि संदीप सर वहाँ पे बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मैं आपके प्रैक्टिस बैच में सबसे पहले गया था। मैं आपके प्रैक्टिस बैच लिए मैंने कई सारे। उसके बाद सर लास्ट में जब आपका जो लास्ट बैच आया हुआ था, तो लास्ट बैच मैंने आपका लिया हुआ था। आपसे मैंने पढ़ा और उसके बाद सर आपका सिलेक्शन हो गया सीजीएल में। आप गुजरात चले गए। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी और मैं इंग्लिश फुजल सर के यहाँ पढ़ा हुआ। और फिर सर मैं बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी है, मॉक टेस्ट दिए हैं और प्रिपरेशन बस और अच्छी करता चला गया मैं। और सर मेरे धीरे धीरे मेरे एग्ज़ाम्स भी निकलने स्टार्ट हो गए। फिर पहले प्री निकला, फिर उसके बाद मेंस में भी बैठने लग गया मैं। आपने जैसे बोला कि आपको डिप्रेशन भी बीच में फेस हुआ था, तो क्या रीजन रहा था, कब डिप्रेशन आया और किस तरीके से आया, और आपने उससे अपने आप को कैसे उबारा, उस पर भी बातचीत करना चाहेंगे। हाँ सर, डिप्रेशन की बात करूँ तो सर एक्चुअली बात ये थी कि मेरे एग्ज़ाम्स काफ़ी निकल रहे थे उस टाइम पे। और सर मैं जैसे प्री में सीजीएल प्री में मैं एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ, तो मेंस में भी बैठा मैं। मेंस का रिजल्ट भी आ जाता था सर। फिर डिस्क्रिप्टिव उस टाइम पे हो रहा था, डिस्क्रिप्टिव भी क्वालिफाई होता था। फिर फाइनल में डीबी के लिए बुलाते थे, डीबी में जाता था। और सर फाइनल मेरी लिस्ट में सर कुछ नंबर से मेरी लिस्ट से बाहर हो जाता था। तो वो कुछ कारण मेरे बन रहे थे डिप्रेशन के। और उसके बाद थोड़ा घर की कंडीशन भी सही नहीं चल रही थी। तो मुझे फाइनल से प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हुई, तो मैंने ट्यूशन्स लेने स्टार्ट किए। और मैं अपनी भी पढ़ाई कर रहा था, ट्यूशन्स भी ले रहा था। और फिर एग्ज़ाम्स में सर जैसे कई बार हुआ कि मैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस में मैं 4-5 बार, मुझे याद है 5 बार लगभग, 2 बार सीजीएल में, 2 बार सीएचएसएल में, 1 बार एमटीएस में। मैं सारे स्टेजेस क्वालिफाई होने के बाद मैं फाइनल डीवी कराने के बाद मैं फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट हो गया। तो सर ये बहुत रीज़न ये भी हैं कि मैं बार बार फेल हो रहा था। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि अभी मैं फेल हो गया तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। मैं देख रहा था कि मेरे साथ के लोग सर सिलेक्टेड हैं मेरे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर वो लोग कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेरी कसर है, तो मैं उसमें और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, मैंने और मेहनत किया। और उसके बाद फिर यूपीपीसीएल का फॉर्म आया, मैंने ये फॉर्म भी फिल किया। और इसका सिलेबस भी सिमिलर ही है लगभग सी एसएससी से। तो मैंने इसका फॉर्म फिल किया और इसके भी सारे स्टेजेस क्लियर हो रहे थे। और लास्ट में टाइपिंग थी, टाइपिंग भी क्लियर हो गई और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसमें टाइपिंग और कंप्यूटर का कितना रोल है, क्या टाइपिंग में भी कुछ स्पेशल होता है, हिंदी इंग्लिश और ऐसा कुछ। एक्चुअली सर मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँगा इस एग्ज़ाम के बारे में।
तो इसके सिलेबस में हिंदी 55 नंबर का है, इंग्लिश 55 नंबर का है, रीजनिंग 45 नंबर का है और जीएस 25 नंबर का। तो ये सिलेबस है। और इसका एक सेक्शन कंप्यूटर का भी होता है, 50 नंबर का कंप्यूटर होता है, जिसमें आपको 20 नंबर आपको क्वालिफाई करने ही पड़ते हैं। 20 नंबर आप मिनिमम 20 मार्क्स क्वालिफाइंग। आपको, ये सर मिनिमम है, 20 आपको लाना ही लाना है। तो मैंने सर कंप्यूटर के लिए मुझे अच्छे से याद है, मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक फॉलो करी हुई थी। वो उसमें सारे कंप्यूटर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, मैंने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा। मैंने उसको मतलब एक बार पूरा रिवाइज करने के बाद मैंने फिर से उसको पढ़ा। और मैंने ऑनलाइन भी कुछ क्लासेस कंप्यूटर की देखी हुई थी, मैंने कुछ वीडियोस देखे। और हिंदी के लिए मैं बताना चाहूँगा, हिंदी की बुक एक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, मैंने वो बुक पढ़ी। और सर का चैनल है, इस पे सर ने बहुत डीप अच्छे से पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो सर के चैनल से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। सर के चैनल से मैंने जीएस बहुत कवर करी थी और हिंदी में बहुत अच्छा मुझे बेनिफिट मिला। तो उसी वजह से हिंदी में और इंग्लिश में मेरा जीएस में अच्छा स्कोर रहा है। और पेपर सर क्वालिफाई पेपर मतलब हो गया था, उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेज था टाइपिंग का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दो टाइपिंग आती हैं। हिंदी टाइपिंग कंपलसरी होता है, वो आपको करना ही करना है। और इंग्लिश की टाइपिंग भी अगर आप कर देते हैं तो आपको 20 नंबर का बोनस मिल जाता था। तो आपने हिंदी करा था या कि दोनों करे थे? मैंने सर दोनों कर रखे थे, क्योंकि अच्छा सर अच्छा। टाइपिंग में पहले से भी एसएससी में भी टाइपिंग दे रहा था, तो टाइपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हिंदी की मुझे एक्स्ट्रा इसमें करनी पड़ी थी, तो सीख क्योंकि लेते। अब तो एसएससी में हर एक पोस्ट के लिए कंपलसरी कर दी हाँ गया ये टाइपिंग, सर। तो वो तो बहुत जरूरी है। और वैसे भी आजकल हर एक पोस्ट के लिए कंपलसरी होता ही जा रहा है, तो अगर कोई भी एस्पिरेंट्स है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हम तो कहेंगे सबसे पहले कंप्यूटर और टाइपिंग पे जरूर ध्यान दें, ये है ना। सर कंप्यूटर बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट आर ओ हो ए गया आर है। ओ का ले लो, उसमें ये भी सर। आप मतलब हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पे आप चाहे यूपी पीसीएल के थ्रू आप जा रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जा रहे हैं, चाहे एसएससी के थ्रू जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अब बहुत मेजर रोल हो रहा है आपका टाइपिंग का। अभी एनवीएस केवीएस का भी आया था, उसमें भी टाइपिंग थी। ये सर मैंने सर केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और सर उसमें भी मैं टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड था, और उसमें भी सर इंग्लिश टाइपिंग मैंने दी हुई है। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि उसमें तो शायद दो चॉइस थी, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी ये दे सर सकते उसमें थे। आप, हाँ उसमें चॉइस थी, या फिर आप इंग्लिश या फिर हिंदी किसी भी एक में कर सकते हैं। तो आपने इंग्लिश कंफर्ट ये फील सर करी थी इंग्लिश इंग्लिश। मैंने किया था। और मैं बात। ये पूछना चाहूंगा कि जैसे जो डिप्रेशन फेज आता है इंसान को, बहुत सारे बच्चे क्या हैं ये डिप्रेशन फेज फील करते हैं यार कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और ये जैसा कि सर। आपने निपटा है उनसे, क्योंकि आपने ये सर। बताया कि आपने ट्यूशन वगैरह भी दी और अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हुए साथ में पढ़ाई रखी। और बहुत सारे बच्चे हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पोस्ट करते हैं किसी भी जाके कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घर वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक एक समय के बाद घर वाले कब तक सपोर्ट करेंगे, ये ये सर। हर किसी के साथ रहता है। और आदमी बराबर रेगुलर पढ़ ही रहा है तो बराबर एक्सपेंस लग ही रहा होता है, और घर वालों को फिर उम्मीदें बढ़ जाती है, यार अब उम्र बढ़ गई है तो अब कहीं ना कहीं पे कुछ तो अपने आप से इनको करना चाहिए। ये सर। तो उस फेज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये ट्यूशन पढ़ाना या फिर कुछ और साइड में पार्ट जॉब करना और साथ में स्टडी कंटिन्यू करते हुए चलते रहना क्या पॉसिबल है, या आपने किया अलग से स्पेशल? नहीं सर, ये मैनेजेबल है, अगर हम अगर देखें तो पढ़ाई के साथ साथ हम ट्यूशन्स ले सकते हैं। मेरे को तो सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, मैं उसका ट्यूशन। फायदा भी मिलता है क्योंकि जब आप यस पढ़ाते सर। हैं तो ये रिवाइज भी होती हैं, और ये सर अगर आप फील करते हैं तो आपको फायदा मिलता है, और अगर निगेटिव फील करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका ये फेज सर होती है। वही मैं बताना चाहूँगा सर कि ट्यूशन पढ़ाने से हम लोगों को भी सर बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है और हम जो पढ़ाते हैं सिमिलर हमारे एग्जाम में भी वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ट्यूशन पढ़ाने का भी मेरे को सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ है। और मैं बात ये कहना चाहूँगा सर कि जैसे बहुत लोग होते हैं सर कि उनको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम होती है घर से जैसे, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो अपना पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन्स भी ले सकते हैं। मैं सर अभी करंट में भी मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा अच्छा फाइनल होने के बाद भी मैं अच्छा। अभी भी पढ़ा रहा हूँ हाँ, सर। क्योंकि अभी तो क्या है, अब जब अर्निंग होने लगे, जब जेब में सैलरी आने लगे, तभी तो मेन होता है कि हाँ, यस वो सर। अलग ही मजा होता है जब एक आपकी पहली सैलरी क्रेडिट होती, तब आप जाते घर पे। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया तो आपके अंदर क्या फीलिंग थी, घर वाले कितना खुश थे और कैसा लग रहा था उस टाइम पे? सर मैं वो फेज़ बताना चाहूँगा, उस टाइम पे जब मेरा रिजल्ट आया मैं घर पे ही बैठा था।
मेरी मम्मी, मेरे भाई मेरे बगल में बैठे हुए थे। तो मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है। मैंने सर रिज़ल्ट अपना चेक किया फ़ोन में। उस टाइम पे मुझे सर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैंने इतनी पीछे सारी टीवी पीछे बहुत वगैरह। रिजेक्शन देखे हुए थे सर। बहुत सारे रिजेक्शन मैंने देखे हुए थे, तो एक डर उस दिन भी था कि अगर आज भी अगर नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना वेट किया है मैंने। और तो सर जैसे ही मैंने अपना रोल नंबर फ़ोन में चेक किया, तो मैं सर एकदम बहुत ज़्यादा मैं भावुक हो गया सर। मैं रोने लग गया सबके सामने बहुत ज़्यादा। और घर में सब मतलब पहले लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। तो मैंने बताया कि मेरा फाइनल हो गया है, मुझे जॉब मिल गई है। तो घर में सर बहुत इमोशनल हो गए सारे लोग। और क्योंकि वो इमोशनल फेज होता ही है। वो एक्चुअली में खुशी के आंसू होते हैं कि ये यार सर। हमने इतनी स्ट्रगल जो झेली हुई है, फाइनली अब रिजल्ट आ गया है और वो समय आ गया है कि अब वो फ्रूटफुल हुआ है। तो वो ये अलग ही सर। फेज रहता है और अब आपके जितने भी एग्जाम होंगे वो बहुत अच्छे निकलेंगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उसके बाद। ये सर। जैसे एक रिजेक्शन होता है, जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें, जैसे लड़की के सामने गए, किसी ने कुछ बोला और सामने वाले ने प्रपोज में रिजेक्ट कर दिया, वही सीन होता है। फिर आपका कभी कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है कि यार हम दोस्त भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, कैसे भी ये करके। सर। तो बात लड़की की नहीं, यहाँ पे मैं बात ओवरऑल कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी रिजेक्शन मिलता है तो एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद अच्छा खासा आपको मिलता है एज, और आप और ये सर। बाकी सारे एग्जामों में भी बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर सर। पाते हैं। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई एस्पिरेंट्स है जो तैयारी करना चाह रहा है, यूपीपीसीएल की तैयारी करना चाह रहा है, तो उसको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगे थोड़ा सा बच्चों को? मैं यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के बुक लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो उसके लिए कंप्यूटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है। बहुत अच्छी बुक है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और हिंदी में मैं बताना चाहूँगा, आप तो पहले तो सर के चैनल से हिंदी पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप बुक का भी यूज़ करना चाहें तो आप बुक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो बुक यूज़ कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए भी सर अभी अपने चैनल पे यूट्यूब पढ़ा ही रहे हैं, तो आप सर के चैनल से भी आप पूरा डिटेल में रीजनिंग पढ़ सकते हैं। बाकी आप कोई भी प्रैक्टिस की बुक रीजनिंग के लिए सकते हैं। सारी बुक्स रीजनिंग के लिए तो अच्छी हैं। और जीएस के लिए भी यूथ पब्लिकेशन की भी हैं, घटना चक्र हैं। तो आप उनमें से आपको जो भी लेना चाहे आप प्रेफर कर सकते हैं। मैंने फिलहाल घटना चक्र भी पढ़ रखा है और यूथ पब्लिकेशन भी पढ़ रखा है। अभी एसएससी का न्यू पैटर्न है चल रहा है ना, ये सर। तो बहुत सारे बच्चे पहले डर रहे थे क्योंकि मैथ्स थी और इंग्लिश थी, उसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस। ये सर। अब चूंकि आपका सभी का इम्पोर्टेंस लगभग लगभग बराबर कर दिया गया, कहीं ना कहीं पे इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो चाहे जीएस हो, और जो आपका जीएस और रीजनिंग जिसके बारे में एसएससी एस्पिरेंट्स कम बात किया करते थे, ये सर। वो भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये तो सर। एसएससी को लेकर के आपका क्या व्यू है, कैसे एसएससी की ओर रुझान रखना चाहिए? और आप जब पहली बार आए थे तो आपने एसएससी की तरफ कैसे, क्या पहला कदम आपका एसएससी था या कोई और एग्जाम रहा था, कैसे इधर आप आए? नहीं सर, मेरा पहले से ही एसएससी का ही प्लान था। मैं एक्चुअली मैंने जब बीएससी अब मेरा कंप्लीट हुआ था, तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में रायबरेली में ही मैंने 2-3 महीने एसएससी की कोचिंग करी हुई थी, तभी से मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता है। बट उसके बाद फिर मैं एमएससी एमएससी में मैंने एडमिशन करा लिया, मैंने उसकी पढ़ाई कंप्लीट करी। और उसके बाद फिर से मेरा यही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, और फिर से मैंने एसएससी की कोचिंग स्टार्ट करी। क्योंकि सर इसके बारे में मैंने डिटेल में देख रखा था, सुन रखा था, तो मुझे पता था कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं और आप सेंट्रल लेवल की जॉब करते हैं इसमें। क्योंकि आप एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि वहाँ पे आपके फादर क्या करते हैं? कोई पोस्ट है, कोई जॉब कर रहे हैं, सर्विस में है या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, के क्या करते हैं? सर एक्चुअली मेरे फादर नहीं हैं, उनकी डेथ सर बहुत पहले हो गई थी। मेरे फादर तहसील में जॉब करते थे, तहसीलदार के अंडर में। और उनकी जगह पे मेरी मम्मी अब करंट में जॉब कर रही हैं। तो हमारे भाई बहन सबकी पढ़ाई लिखाई मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से करी हुई है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर हम 3 लोग हैं, मेरे से बड़े एक भैया हैं और मेरी छोटी बहन है। बहन की शादी हो गई है या अभी वो पढ़ाई कर रही हैं? बहन की सर शादी हो गई है, साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रही हैं। अभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और पीजी में एडमिशन लिया हुआ है। या घर पे हैं या यहाँ वो भी लखनऊ में ही रहते हैं? सर एक्चुअली वो भी प्रिपरेशन करने आए थे मेरे साथ लखनऊ में,
बट घर में प्रॉब्लम्स होने की वजह से उनको घर पे ही अभी रहना पड़ रहा है, और वो भी फॉर्म्स डालते रहते हैं, प्रिपरेशन वहाँ से भी कर रहे हैं, बट उतना अच्छे से नहीं हो पा उम्मीद रहा है है। उनको भी बहुत जल्दी ही नौकरी मिलेगी, ये क्योंकि सर, अब तो जब मैं। एक बार एक ये सर। सिलेक्शन होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और फिर एक सपोर्ट भी मिल जाता है कि चलो ठीक है, अब इधर से सपोर्ट मिलने लगा तो वो दूसरा व्यक्ति भी उसमें लग जाता है कहीं ये ना सर। कहीं। ये सर। बड़े होने के नाते कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को वहां रखा होगा कि आपको और अच्छी पढ़ाई करवा ये सर, सके। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने भैया का, क्योंकि सर उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरा। उन्होंने कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी है, और उन्होंने हमेशा से ही मेरा बहुत सपोर्ट किया कि कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो अपना सारा सब देखते रहते थे, और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कि आपकी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन जर्नी में और इस होल एंड सोल सक्सेस में सबसे बड़ा रोल किसका रहा, और किसको आप सबसे ज़्यादा थैंकफुल मानते हैं, और किसको आप थैंक यू बोलना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी को ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों की सारी पढ़ाई लिखाई कराई है, और उन्होंने कभी भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी है। उन्होंने हमेशा से ही कहा है कि हम लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स हो, कोई भी हम लेना चाहें, उन्होंने हमेशा से हम लोगों को हमेशा से सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है, हमेशा से सपोर्ट किया है, और अभी भी लास्ट टाइम तक मेरी मम्मी भी मेरे हमेशा से सपोर्ट में रही हैं। मैं प्रिपरेशन कर रहा था, इतने सारे मेरे लाइफ में फेजेस आए, उतार चढ़ाव, इतने डिप्रेस्ड हुआ मैं, लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा से ही मुझे मोटिवेट किया है कि कोई बात नहीं, प्रिपरेशन करते रहो, अभी नहीं तो आगे तो ज़रूर हो जाएगा। कभी भी किसी की मेहनत बेकार नहीं रहती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं ये होती सर। है ना, और यूं ही कभी किसी की जय जय हाँ कार नहीं नहीं सही, ये होती है सर। ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, 100 बार गिरती और 100 बार फिसलती है, ये सर। और कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, यूं ही किसी की ये हार नहीं हाँ नहीं होती है सही, ना। ये सर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो सीधा सीधा बात है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो जरूर सफल होंगे। रसरी आवत जाते सिल पर निशान, तो जब रसरी आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्यों ना, अगर हम बराबर निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो हमारा करियर तो चेंज होगा ही ये होगा, सर। वहां तो जरूर चमक ये आएगी। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कभी हार मत मानिए। ये उतार चढ़ाव लाइफ में तो आते रहते हैं, कभी आप बहुत अच्छा एग्जाम होता है, कभी बेकार होता है, तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, सक्सेस तो आपको जरूर मिलेगी। भले ही कुछ लेट मिल सकती है, किसी को जल्दी मिल जाती है, लेकिन सक्सेस मिलती जरूर है। ठीक है, समय का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कभी क्या होता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुरंत ही एग्जामिनेशन होता है। ये बहुत बार सर। क्या होता है, एग्जामिनेशन ही नहीं हो रहे होते हैं, ये रिजल्ट सर। भी पेंडिंग रह रहे होते ये हैं, सर। कुछ और भी बाधाएं आ जाती हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, और वहां जाके आपका कुछ ऐसा होगा कि आपका एग्जाम नहीं बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे रोल्स हैं जो आपका प्ले करते हैं, ये बहुत सर। सारी और जो आपकी परिस्थितियां, वो भी आपका मेजर रोल प्ले करते सकते। ये सर। तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये बस आप सर। लगे रहे तो जरूर आपको बिल्कुल सफलता बिल्कुल मिलेगी। सर। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अंत में मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दो आजकल पेज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एक ऑनलाइन स्टडी का, एक ऑफलाइन स्टडी का। ये आप सर। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज? मैं सर ये बोलना चाहूँगा, जो लोग एकदम स्टार्टिंग से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये बोलना चाहूँगा कि उनको ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी कोचिंग में जाते हैं, आप वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठते हैं, आप पढ़ते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि अभी आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, कितनी अभी आपको करनी है। मेन कंपटीशन तो आपको आपको उसी क्लास में ही मिल जाएगा। तो हर एक बच्चे को स्टार्टिंग में एक बार ऑफलाइन क्लास जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। बाकी आप मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। ऑनलाइन तो इतना सारा कंटेंट ऑनलाइन पड़ा तो सर हुआ है। बहुत सारा है, मुझे तो खुद ही इतना ज़्यादा डाउट हो जाता था कि किससे पढ़ना है, कौन अच्छा कंटेंट दे रहा है। मैंने कई जगह से मैंने खुद भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन जो मेन फ़ायदा सर मुझे हुआ है वो ऑफलाइन क्लासेस जो मैंने ली थी स्टार्टिंग में, उसी का ही सबसे बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और अच्छा लगा। और जब आपका फ़ोन आया था ये तब सर। मैंने उस समय भी रिकॉर्डिंग कर रखी थी, वो भी मैं ये बच्चों को सर। जरूर सुनाऊंगा कि आप बोल रहे थे कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था बीच ये में, तो सर। हमने कहा कि क्यों ना इसको जरूर कर रखा जाए, और वो हमने रखा हुआ है, वो भी वीडियो हम जल्दी ही डालेंगे लोगों को।
कि जो ये डिप्रेशन है ये फेज सबकी लाइफ में आता है। यस सर। अगर आप फील करते हैं कि आप पॉजिटिव रहें, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर समय पॉजिटिव ही रह सकते। यस सर। कभी आपके दिमाग में, कभी आपके माहौल में नेगेटिविटी आती है, समय होता है ऐसा कि उतार चढ़ाव आते हैं, तो डिप्रेशन फेज कह लें या स्ट्रगल फेज कह लें, यस सर। सबकी यस लाइफ में सर। रहता है। और जो एक दिन चमकता है उस वो आपको चमकने की उसकी चमक दिख रही होती है कि यार कि कैसे चमक रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा होता कि ये भी कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल फेज से गुजरा हुआ यस सर। है ना। कोयले की खान में हीरा जब बहुत दिन तक दबा रहता है, बहुत दबा रहता है, फिर कई वर्षों बाद वो बाहर निकलता, तब वो हीरा बनता है। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने आपसे पढ़ा और फिर आप चले गए, तो उसके बाद मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली। आपके नोट्स मैं अभी भी रिवाइज करता हूँ, अभी भी आपके नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं। तो थैंक यू सर आपका, आप बहुत सपोर्ट किया मुझे।